नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 2 की यूनिट 3 जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होती है, क्यों इसकी ज़रूरत है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। अलग अलग जो टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा वायबिलिटी किसी प्रोजेक्ट की चेक करते हैं, इन्वेस्टर्स उनको यूज़ करते हैं, जिससे एनपीबी मेथड है, आईआरआर मेथड है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है तब कैपिटल बजटिंग की बात आती है। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब है जो बड़ा अमाउंट, जो मनी जो इन्वेस्ट होने वाली है। साथ ही बजटिंग, बजटिंग मतलब उसकी प्रॉपर एलोकेशन कि कितना अमाउंट उसमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा और उस पर क्या रिटर्न मिल सकता है। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इवेलुएट किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उनको इवेलुएट करते हैं ताकि हम बेस्ट पॉसिबल रिटर्न जो हैं वो कमा सकें। An organization is often faced with the challenge of selecting between two project investment or the buy or versus replace decision. Ideally, an organization would like to invest in all profitable project, but due to the limitation on the availability of the capital, an organization has to choose between projects and investment. अब कोई भी इन्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पास ये चैलेंजेस आते हैं कि उनको दो या दो से अधिक जो प्रोजेक्ट हैं या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनके बीच में चूज़ करना होता है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है, किस में वो इन्वेस्ट करें ताकि उनको बेहतर रिटर्न मिल सकें। और आइडियली ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि जितने भी प्रॉफिटेबल जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं उनमें सभी में वो इन्वेस्ट करें, उन सभी में वो पैसा लगाएं। बट कैपिटल जो है वो लिमिटेड रहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर सकें। तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग की बात आती है और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल जो प्रोजेक्ट होगा या इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा वो लिया जाता है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है साथियों? मनी की जो वैल्यू है वो टाइम पर डिपेंड करती हैं, यानी कि मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू। गिवन सम ऑफ मनी हैज़ ग्रेटर वैल्यू इफ़ इट इज़ रिसीव्ड अर्लियर एज इट कैन बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड। अब कोई पैसा है वो जितनी जल्दी रिसीव होगा, जितनी जल्दी आपके पास आएगा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है। अब 1 लाख रुपए आज मिले या 20 साल बाद मिले तो उसमें 1 लाख रुपए जो आज मिलेंगे उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और 20 साल बाद उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उसी तरह से इसको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। कंसीडर एन इन्वेस्टर हु इज़ एवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट्स रिक्वायर एन इमीडिएट आउटले इज़ ₹1 लाख दैट विल जनरेट इनकम इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो कोई एक इन्वेस्टर है जिसको 1 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट करने हैं, किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं और उससे सब्सिक्वेंट ईयर्स में, कमिंग ईयर्स में उससे इनकम जनरेट होगी। तो उसको डिसाइड करने के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं है, वो कैसे डिसाइड करेगा? इन डिसाइडिंग वेदर टू गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टर विल बी कंसर्न्ड विद हाउ मच इनकम जनरेशन देयर विल बी देयर इन फ्यूचर। तो अब ये डिसाइड करने के लिए कि वो 1 लाख रुपए आज लगाए नहीं लगाए उस प्रोजेक्ट में, उसको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में उसकी कितनी इनकम उससे हो सकती है। और कोई भी रैशनल इन्वेस्टर होगा वो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहेगा जहाँ पर उसको ये लगता हो कि जो उसने पैसा लगाया है उससे कम उसको रिसीव होगा, या फिर जितना रिसीव उतना ही रिसीव होगा जितना वो लगा रहा है, क्योंकि वो तो उस पर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट से ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना चाहेगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इफ़ द प्रोजेक्ट हैज़ अ लाइफ ऑफ 1 ईयर, पी इज़ इमीडिएट आउटले एंड आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हिज रिटर्न शुड बी मोर देन द सम एफ वेयर। तो फ्यूचर एफ वैल्यू ऑफ मनी इसमें निकाल लेते हैं हम कि आज अगर मान लीजिए किसी पर्सन के 1 लाख रुपए लग रहे हैं और वो प्रोजेक्ट 1 साल का है, 1 साल बाद उसको उसके रिटर्न मिल जाएगा। तो वो जो रिटर्न है यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू है जो उसको मिलने वाली है, एफ शुड बी इक्वल टू P1+R, यानी कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी जो उसकी 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू है उससे ज़्यादा होगी तभी उसको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो वो पैसा कहीं और भी लगा सकता है, इंटरेस्ट खाली कमाना है तो।
इंटरेस्ट के ऊपर प्रॉफिट भी कमाना है, इसलिए उस जो रिटर्न 1 साल बाद मिलेगा उसकी वैल्यू जो है, जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी है एफ़ जो है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस केस में जो हमारा एग्जांपल है उसमें 1 लाख रुपए किसी पर्सन ने लगाए हैं और 1 लाख रुपए पे 1 + आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम मानते हैं तो 0.10 है। तो 1.10 से 1 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 यानी कि 10,000 रुपये जो है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 10,000 रुपये, 1,10,000 जो हो गया वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी हो गया 1 लाख की 1 साल बाद। एंड इफ़ द प्रोजेक्ट हैज़, तो अगर इस प्रोजेक्ट में अगर कोई पर्सन लगा रहा है जहाँ पे 1 लाख 1 साल बाद अगर पैसे रिटर्न आने हैं तो 1,10,000 से अधिक का रिटर्न अगर आएगा तभी उसको फ़ायदा है। एंड इफ़ द प्रोजेक्ट हैज़ द लाइफ ऑफ 2 ईयर देन एंड द रिटर्न इज़ ओनली एट द एंड ऑफ 2 ईयर, इज रिटर्न शुड बी मोर देन द सम हैव वेयर। अब इसी एग्जांपल में अगर हम मान लेते हैं कि जो पैसा वापस आने वाला है, प्रोजेक्ट की जो टाइमिंग है वो 2 साल की है, 2 साल के बाद ही रिटर्न मिलेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई P 1 + R, 1 + R की पावर 2, यानी कि 1 लाख ब्रैकेट 1 + 1.10 10% का इंटरेस्ट है उसकी पावर 2, तो ये निकल के आता है 1,21,000। तो 1,21,000 से ज़्यादा का अमाउंट उसको रिसीव होना चाहिए उस पर्सन को 2 साल बाद, तभी उसको वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, तभी उसको उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने का कोई फ़ायदा होगा। क्लियरली इफ़ द इन्वेस्टर हैज़ टू चूज़ द प्रोजेक्ट, he has to compare the yield of the investment to the yield of the project cash flow. If the project has a life of 2 year and then his return should be more than 1,21,000। तो अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो उसका रिटर्न 1,21,000 से अधिक होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर को लगाने में फ़ायदा है। ऐसे ही अगर हम माने कि प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 20 साल है और 20 साल के बाद अगर उसको रिटर्न मिलेंगे तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 लाख की वैल्यू जो है 20 साल बाद निकल कर आती है 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 6,72,750। तो 20 साल बाद अगर उसको रिटर्न मिलना है किसी इन्वेस्टर को तो एटलीस्ट इतना मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी उसको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट या उस वेंचर में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा है। प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्यूचर सम बाय 1 + R की पावर n एज फॉलोज। तो जैसे हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू से, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू में 1 + R की पावर जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके, तो उसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो उसमें अगर हमें फ्यूचर वैल्यू मिली हुई है यानी कि फ्यूचर में इतना सम मिल रहा है तो आज की डेट में कितना पैसा उसको लगाना चाहिए या कितना लगाया जा सकता है, वो अगर कैलकुलेट करें तो वो भी निकल सकता है। The use of present time as a common reference point rather than the some point of future is particularly useful when comparing project of different length of life। तो अगर मान लीजिए दो प्रोजेक्ट हैं जिनके, अब कोई पर्सन है जिसके सामने दो ऑप्शन है, दो प्रोजेक्ट हैं जिनमें वो पैसा लगा सकता है, दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग है, यानी कि टाइम पीरियड उन दोनों का अलग अलग है, किस समय रिटर्न आने हैं। तो अगर उनमें चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस केस में जो फ्यूचर पॉइंट को रेफरेंस ना लेके प्रेजेंट पॉइंट को रेफरेंस लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन उससे ज़्यादा ठीक हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ़ टू प्रोजेक्ट आर टू बी कंपेयर्ड, वन हैज़ एन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 5 year एंड अदर हैज़ an expected life of 9 year, it is easier to convert the cash flow of their present value than to a future value। तो अगर अलग अलग टाइम पीरियड है उनकी लाइफ, तो उस केस में जो फ्यूचर उसको फ्यूचर को रेफरेंस ना मान के जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि प्रेजेंट जो टाइम है उसकी वैल्यू उसको रेफरेंस मानकर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ज़्यादा सही रिजल्ट्स आएंगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो डिस्काउंटेड, अब इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए टेक्निक्स हैं अलग अलग, जिसमें कि दो तरह की होती हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती हैं और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, उसमें दो मेथड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि एनपीवी मेथड है एक, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये दोनों टेक्निक्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। टू मेन assumptions आर मेड इन डिस्कसिंग द टू टेक्निक्स।
that the sums of value resulting from an investment that occurs in future are known with certainty that there is no inflation. तो अगर हम इन दोनों जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करके अगर वैल्यू निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं, तो उसमें हमें दो चीज़ें मान के चलनी होती हैं। पहला ये है कि जो फ्यूचर में सम आने वाले हैं, जो पैसे आने वाले हैं, उनकी जानकारी जो है, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट मिली हुई है। और दूसरा, देयर इज़ नो इन्फ्लेशन, महंगाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे इनकी कैलकुलेशन में। तो इन दोनों चीज़ों कंडीशंस को मानने के बाद में तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, इन दोनों मेथड को, एनपीबी या आईआरआर मेथड। अब एनपीबी मेथड क्या होता है साथियों? एनपीबी मेथड इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद द कैश आउटले दैट is required to finance the opportunity. In this way, we determine whether the investment opportunity provides surplus when the cash flow are measured in future value terms. अब एनपीबी में क्या है, इसमें कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर जो कैश फ्लो आने वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। यानी कि जो फ्यूचर में कैश फ्लो, यानी कि 2 साल बाद जो पेमेंट आने वाली है, उसकी आज की डेट में एक्चुअल कीमत क्या है। तो आज की डेट में अगर कीमत क्या है वो हमें पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि आज हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि आज की वैल्यू में फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू अभी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। अब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन यूजिंग द एनपीबी मेथड आर एज फॉलो: एस्टिमेट ऑल फ्यूचर net cash flow revenue minus cost associated with an investment opportunity, convert these net cash flow figure to their present value equivalent by discounting at the appropriate discount rate, add all the present value figure to the future cash flow, subtract from this value the initial cost of investment. तो इसमें साथियों बेसिक फंडा यही है कि जो भी फ्यूचर में कैश आने वाला है, पैसे जो आने वाले हैं, कैश फ्लो जो आने वाले हैं अलग अलग समय पे, उनको लेकर उनकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं। एक एक जो एंटिटी है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, 2 साल बाद जो पैसा आएगा उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 3 साल बाद जो पैसा आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ऐसे जो भी कैश फ्लोज हैं उन सभी को हम लेके सभी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उनको ऐड करके उनका जो फाइनल जो है वो निकालेंगे। उसके बाद में जो इनिशियल जो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से उस प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करके देखेंगे कि वो कितना सरप्लस वैल्यू आ रही है। तो इसका फॉर्मूला दे रखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू C0 यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और कैश फ्लो कितने भी हो सकते हैं, C1, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, यानी कि कितनी कितनी बार में जो रिटर्न आ रहे हैं वो डिवाइडेड बाई 1+R, 1+R की पावर 2, 1+R की पावर T। तो पहले साल में जो आएगा वो C1 ओवर 1+R, नेक्स्ट ईयर में जो आएगा C2 ओवर 1+R की पावर 2, क्योंकि 2 साल बाद आ रहा है। तो फॉर्मूला वही है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाला, उसी को हमने अलग तरह से मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला भी निकल आता है। T मतलब डिस्काउंटेड रेट टाइम, R मतलब डिस्काउंटेड रेट यानी कि जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो जिसको हमने इंटरेस्ट रेट कहा था पहले, वो है। और यहाँ पे ये डिस्काउंट रेट हो जाएगा क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। और टी मतलब टाइम, कितने साल तक का है, तो उस हिसाब से इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बाय द डिस्काउंटेड सम ऑफ ऑल कैश फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जितने भी कैश फ्लो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिसीव होंगे उन सभी कैश फ्लो की मिला जोड़कर जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसी को हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। वही फॉर्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। When a company or investor takes on a project or investment, it is important to calculate an estimate of how profitable the project or investment will be. In the formula of C0 is the initial investment, which is a negative cash flow, showing that money is going out as opposed to the coming in. तो जो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें C0 जो था, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, उसको हमें नेगेटिव में लिया है क्योंकि वो एक्चुअली पैसा आ नहीं रहा है, वो पैसा जा रहा है। उसके बाद में बाकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इनफ्लो होंगे कैश के, जो पहली साल में, दूसरी साल में, तीसरी साल में, वो हमने
मतलब पॉजिटिव में वैल्यू ली हुई है। कंसिडरिंग दैट द मनी गोइंग आउट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्काउंटेड सम ऑफ कैश फ्लो कमिंग इन, द नेट प्रेजेंट वैल्यू वुड नीड टू बी पॉजिटिव इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। अब C0 तो हमने जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो ले ली थी, साथ ही जो पैसा जो आने वाला है, जो फ्यूचर जो कैश फ्लो है, जो इनफ्लो होगा, इनकम जो होगी, वो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आज की डेट में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तभी अगर वो वैल्यू जो है NPV जो है हमारा पॉजिटिव अगर आएगा तभी वो प्रोजेक्ट वायबल है, तभी उसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। यानी कि जितना हम आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएगा उसकी आज की डेट में जो वैल्यू है वो उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का फ़ायदा है। Net present value is a formula used to determine the present value of an investment by the discounted sum of all cash flow received from the project। तो वही है साथियों, सेम चीज़ है। How is NPV calculated? NPV tells you whether a certain project will generate cash flow according to your expectation or not। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद में हमें ये पता लग जाता है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट से, एक्चुअल में वो आपको उतना रिटर्न देगा या नहीं देगा, यूजिंग अ एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन, जिसमें कि हमें कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा उसको एज्यूम कर लेते हैं, और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने साल तक मिलेगा वो उसको अगर हम एज्यूम कर लें या प्रिडिक्ट कर लें तो फिर हम प्रॉपर ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से वो ठीक है या नहीं है। इट ब्रिंग्स टू लाइट एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन योर करंट इन्वेस्टमेंट टू अचीव अ पॉजिटिव रिटर्न। तो एनपीवी का साथियों हमने फॉर्मूला देख लिया था, एक ये भी है एनपीवी का फॉर्मूला, एनपीवी इजकल टू CN डिवाइडेड बाई 1 प्लस R की पावर N, वेयर N इजकल टू 0 माइनस N। तो CN जहाँ यहाँ पे हो गया डिफरेंस ऑफ कैश फ्लो, यानी कि जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उनके डिफरेंस, जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो फ्यूचर में कैश फ्लो आ रहा है उनका डिफरेंस। रेट ऑफ R जो हो गया वो डिस्काउंट रेट हो गया, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लेते हैं 10% जैसे कि हमने लिया था पहले एग्जाम्पल में। N हो गया टाइम इन ईयर्स। तो इतना अगर हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें पता लग जाएगी। You need to follow selection criteria with regard to uses of NPV. Calculation of NPV will result in 3 possible outcome। अब NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके 3 ही ऑप्शन है, कोई भी अगर कैलकुलेशन होगी तो उसमें जो रिजल्ट आएगा या तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, या नेगेटिव होगी, या फिर ज़ीरो होगी। तो इनके तीनों के मीनिंग क्या हैं? तो पॉजिटिव अगर NPV आती है तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो आने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, जितना हम पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले जो आउटफ्लो होगा उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें पैसा लगाया जा सकता है, उसमें इनकम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो और नेगेटिव के केस में क्या है? नेगेटिव में ये है कि हमने जितना पैसा लगा, उल्टा सिचुएशन है, जितना पैसा अभी लग रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और जो फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला है उसकी आज की डेट में जो वैल्यू है वो कम है, उससे ज़्यादा पैसा हमें लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, वो प्रोजेक्ट जो है अच्छा नहीं है, उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। और ज़ीरो में अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। अब सेकंड जो मेथड है वो है IRR मेथड। पहला हमने मेथड देखा था NPV मेथड, जो डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है उसमें। सेकंड जो है वो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब ये किस तरह से काम करता है ये हम देखते हैं। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ अ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक विच गिव्स अ रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय अ प्रोजेक्ट। The internal rate of return is the discounting rate where the total sum of initial cash outlay and discounted cash flow are equal to zero. In other words, it is a discounting rate at which the net present value is equal to zero। तो ये भी साथियों उसी चीज़ को दूसरी तरह से देखने का ढंग है। एक नेट प्रेजेंट, एक IRR जो क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि
इसमें हम जो चेक करते हैं कि अगर हम जो एनपीबी के केस में हम देख रहे थे कि आज हमने जो पैसा लगाया, जो प्रेजेंट जो आउटफ्लो है कैश का, और फ्यूचर में जो इनफ्लो हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते थे वो उससे ज़्यादा है आज के जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा है फ्यूचर के इनफ्लो या नहीं है। तो अगर उससे ज़्यादा नहीं होते हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को वाइबल नहीं मानते हैं। इस केस में क्या है, हम जो आउटफ्लो और इनफ्लो ले लिए उसके बाद में वो तो हमें पता लग गया कि इतने होने वाले हैं। अब उनको हम इक्वल करने के लिए जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि जो डिस्काउंटिंग रेट है, जिसको हम मान कहते हैं डिस्काउंटिंग रेट है, उसको वो कितना होना चाहिए, वो इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, उस तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ज़ीरो आए। यानी कि जितना आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलने वाला है वो दोनों बराबर हो जाएं। तो उसके लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें, या डिस्काउंट रेट जो भी हम उसे कहें, वो लगेगा। तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि इतने इंटरेस्ट पे हमें इनकम होएगी उस प्रोजेक्ट में। How is the internal rate of return computed? For the computation of internal rate of return, we use the same formula as NPB to derive the IRR. An analyst has to rely on trial and error method and cannot use analytical method. With automation, various software like MS Excel is also available to calculate IRR. In Excel, there is a financial function that uses cash flow at regular interval of calculation. तो वही है साथियों, इसमें फार्मूला सेम रहता है, चीज़ वही है, एनपीबी भी और आईआरआर भी, बस देखने का नज़रिया अलग है उसमें। इसमें हम जो है वो फोकस करेंगे कितने परसेंट पे हमें रिटर्न मिल रहा है, यानी कि जो डिस्काउंट रेट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर फोकस रहेगा कि आज अगर हम इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, कोई दो प्रोजेक्ट हैं तो इसमें इतने परसेंट के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 10% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट में आपको 12% के हिसाब से अगर रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो चॉइस होगी वो सेकंड प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसमें जो है इस मेथड में, आईआरआर के मेथड में, जो फोकस रहेगा वो डिस्काउंट रेट पे रहता है। द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो मैचेज विल बी कंसिडर्ड एज ideal rate of return. A project that can achieve this is a profitable project. In other words, at the rate that the cash outflow and present value of inflow are equal, making the project attractive. तो वही है साथियों, जो इनफ्लो हो रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू और जो आउटफ्लो हो रहे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू, यानी कि ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो बराबर होंगी तभी वो प्रोजेक्ट वायबल होगा, और उससे अगर ज़्यादा होती है तो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। If the same cost apply for different project, then the project with highest IRR will be selected. If an organization need to choose between multiple investment option where the cost of investment remain constant, the IRR will be used to rank the project and select the most profitable one. Ideally, the IRR higher than the cost of capital is selected. तो वही है साथियों, हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर हम ये IRR बेसिकली क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है उसका मतलब यही है कि रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो इंटरेस्ट है वो किस रेट पे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मिलेगा, फ़ायदा कितना मिलेगा, कितने परसेंट का रिटर्न आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। तो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न जिस प्रोजेक्ट में मिलेगा वो प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। In real life scenario, since the investment in any project will be huge and will have a long term effect, an organization uses a combination of various technique of capital budgeting like NPB, IRR and payback to select the best project. तो क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में साथियों कैपिटल बजटिंग जो है, जैसे कि नॉर्मली काफ़ी बड़े जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वहाँ पर अप्लाई की जाती है, जहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसेस होंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे। तो उनमें ऐसा नहीं है कि कंपनीज जो हैं वो केवल एक जो मेथड है उस पे ही काम करें, कई सारे मेथड, दो तीन चार जो मेथड हैं वो सभी को अप्लाई करके और तब जो है वो बेस्ट पॉसिबल जो डिसीजन है वो लेते हैं। इसमें कि एनपीबी है, आईआरआर है, पेबैक मेथड है, सभी को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें नेट प्रेजेंट वैल्यू को, आईआरआर को, तो एनपीबी एंड आईआरआर मेथड हैव एन एडवांटेज दैट दे
take into account the time value of money and thus they are viewed as being superior to the non discounting technique। तो इन दोनों टेक्निक में क्या है, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती हैं, इसीलिए इनको सुपीरियर माना जाता है। जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है हमारी, जो अभी हम देखेंगे, उनके कंपैरिजन में इनको सुपीरियर माना जाता है। इन एडिशन दीज टू टेक्निक हैव द एडवांटेज दैट दे फोकस ऑन कैश फ्लो रादर देन ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। और दूसरा क्या है, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस ना करके जो कैश फ्लो है, जो रियल कैश फ्लो है, रियल टाइम में जो पैसा आ रहा है, उस पर फोकस करती हैं। गिवन दैट बोथ एनपीबी एंड आईआरआर आर करेक्टराइज्ड बाय दीज एडवांटेज, इट मे बी थॉट दैट ईदर is equally acceptable in terms of providing decision making advice which will help to meet the goal of the organization। तो जैसे कि एडवांटेज देख के तो इनको लगता है कि ये दोनों जो वो एनपीबी और आईआरआर हैं, वो सही जो मेथड हैं उनको यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। However, while these the two techniques are clearly similar, they do not always guarantee to provide the same investment decision advice. We therefore need to make a comparison of two techniques to understand which one is superior। This is particularly important because, as we see, while IRR tend to be more popular among business decision maker, it is NPB approach which is more reliable। The preference of decision maker for the IRR result from the fact that the business people are more used to think in terms of rate of return। However, in some situation, the use of IRR approach may lead to inappropriate decision guidance। तो साथियों वही है कि आईआरआर में जैसे कि हम रेट ऑफ रिटर्न जो है वो देखते हैं, और ज़्यादातर जो बिज़नेस पीपल होते हैं वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, किस रेट में हमें रिटर्न मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और आईआरआर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। एनपीबी जो है वैसे वैसे एनपीबी अप्रोच जो है वो ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा गलतियों के चांसेस कम है, या डिसीजन जो हैं वो सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आईआरआर मेथड। क्योंकि एनपीबी में जो रियल टाइम जो कैश इनफ्लो है उस पर फोकस किया जाता है, और आईआरआर भी ठीक है, बट कई सिचुएशंस में इसमें गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। Investment opportunities with capital rationing in situation where the fund of investment are rationed, it will not be possible to undertake all investment opportunities that have the positive NPB or for which the IRR is greater than the cost of capital। Even where the project are not manually exclusive, capital rationing raise problem for both the NPB method and the IRR method। अब जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो रेशन किए गए हैं, वहाँ पर दोनों ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट हैव अ पॉजिटिव एनपीबी और फॉर विच आईआरआर इज ग्रेटर देन द, कई दोनों ही पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों ही जो मेथड हैं वहाँ पर उनको लेना पॉसिबल नहीं होता है। इवन वेयर द प्रोजेक्ट आर नॉट मैनुअली एक्सक्लूसिव, कैपिटल रैशनिंग रेज प्रॉब्लम फॉर बोथ एनपीबी मेथड एंड आईआरआर मेथड। तो कैपिटल रैशनिंग जो है उनसे दोनों ही मेथड में दिक्कत आती है, यानी कि किसी भी उनको लेना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होता कि किसी को चूज़ करना। अब दूसरा जो साथियों, एक तो जो रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट अप्रोच फॉर एनपीबी डिटर्मिनेशन क्या है। द अप्रोच टू इन्वेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एन अटेम्प्ट टू डील विद द प्रॉब्लम कॉज्ड बाई एन एब्सेंस ऑफ सर्टेनिटी in relation to cash flow in manner that takes account of the risk attitude of those people on whose behalf the decision is being made। When faced with the situation of risk, investor who are average risk will require a higher rate of return to compensate them for taking on that risk। The higher the level of risk, the greater must be the rate of return। अब एनपीबी डिटर्मिनेशन साथियों, एक तो ये है कि नॉर्मल तरीका जिसमें कि फ़िक्स जो है कि इतना अमाउंट आएगा, आपको कैश फ्लो आ रहा है, ये मान के हम चलते हैं। जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू जब कैश इनफ्लोज जो हम देखते हैं, लेकिन जिन केसेस में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच हम अपनाते हैं, यानी कि रिस्क पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है, इनफ्लो आने के चांसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, उनमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दोज इन्वेस्टर जो कि ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पर रिस्क कम है। तो जहाँ पर हम ज़्यादा रिस्क वाले प्रोजेक्ट में देखेंगे, वहाँ पर नेट प्रेजेंट जो
या आईआरआर जो है यानी कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, उनको ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। The risk adjusted rate of return approach puts that this simple concept into the practice. The method involved the following step. The decision maker should determine the rate of return that would be required for taking on investment with zero risk. Then add on to that rate of return a risk premium to take account of the risk factor of the investment under consideration. Rate of return, which when calculated this way, is used as the discount rate in the NPV calculation. अब इसकी कैलकुलेशन साथियों कैसे की जाती है कि एनपीवी डिटर्मिनेशन कैसे होगी, तो इसके लिए सिंपल जो मेथड है, 3 स्टेप दिए हुए हैं कि जो डिसीजन मेकर हैं जिनको पैसा लगाना है वो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न एक डिसाइड करेंगे जिसमें जीरो रिस्क, मतलब अगर हमें कोई भी रिस्क नहीं है तो वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना रिटर्न तो हमें मिलना ही चाहिए, या जितना रिटर्न उन्हें जीरो इंटरेस्ट पे, जीरो रिस्क पे उतना रिटर्न मिल जाता है। जैसे बैंक एफडीज़ में मान लीजिए अगर 6% का रिटर्न अगर मिल रहा है तो वो मान के चलेंगे कि यार 6% तो हमें जीरो रिस्क पे ही मिल जाता है, फिर हम प्रोजेक्ट में ही पैसा क्यों लगाएं, एफडीज़ में या कहीं ऐसी जगह पैसा लगा सकते हैं जहाँ पर कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो। अब अगर वो किसी प्रोजेक्ट में या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाते हैं, इसका मतलब उसमें रिस्क भी ऑब्वियसली होगा ही, तो जितना रिस्क है उसका रिस्क प्रीमियम जो है उस पर ऐड कर लें जो हमें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है। अब 6% अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो रिस्क की प्रोजेक्ट में लगाने का मतलब है कि 6% से ज़्यादा उनको रिटर्न मिलना चाहिए। जितना रिस्क है उसी हिसाब से उसमें रिस्क प्रीमियम जो है वो ऐड किया जा सकता है। वो 6 का 10% भी हो सकता है, 12% भी होता है, तो उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशन डिस्काउंट रेट हम उसको मान के और उसमें एनपीवी में कैलकुलेशन करेंगे। अब ये तो डिस्काउंटेड रेट जो हो गए जहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, उन मेथड्स से हम जब कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, वो हो गया। दूसरे टाइप के जो मेथड्स हैं जिनसे कैलकुलेशन की जाती हैं वो है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अब नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में भी दो है, जिसमें से पहला है हमारा पेबैक मेथड, पेबैक पीरियड मेथड। एज द नेम सजेस्ट दिस मेथड रिफर टू द पीरियड इन विच द प्रपोजल विल जनरेट cash to recover the initial investment made. It purely emphasizes on the cash inflow, economic life of the project, and the investment made in the project with no consideration to the time value of money. Through this method, selection of a project is based on the earning capacity of the project. अब पे बैक मेथड जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कितने टाइम में वो पे बैक कर देगा, तो इस प्रोजेक्ट में इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम फोकस नहीं करते, उसको कंसीडर नहीं करते। सिंपल ही है कि 1 लाख रुपए किसी ने आज लगाया तो कितने साल में वो 1 लाख रुपए उसके वापस आ जाएंगे, उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। विथ सिंपल कैलकुलेशन सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी डन विद रिजल्ट दैट विल हेल्प गॉज द रिस्क इन्वॉल्व। तो पेबैक मेथड में सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन होती है कि जो पैसा गया और जितना आया तो कितने समय में वो आ जा रहा है, टाइम को वो मान के चलते हैं, और कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। However, as the method is based on the thumb rule, it does not consider the importance of time value of money, so relevant decision and so the relevant dimension of the profitability. तो पेबैक पीरियड इजकल टू कैश आउटले, इन्वेस्टमेंट कितना किया है डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो पेबैक पीरियड मतलब कितने समय में पैसा वापस आ जाएगा, उसका सिंपल जो है कैलकुलेशन है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है और डिवाइडेड एनुअली कितना वापस आ रहा है। तो उस हिसाब से वो मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख डिवाइडेड बाई एनुअली अगर 10,000 उसको मिल रहा है तो 10,000 से डिवाइड कर दिया तो 10 साल में उसका पैसा वापस आएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है। अब सेकंड है IRR में ARR मेथड, यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दिस मेथड हेल्प टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ द पेबैक पीरियड मेथड। द रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है साथियों, परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से कितने परसेंट कब कब रिटर्न आ रहा है। इट वर्क्स ऑन क्राइटेरिया दैट एनी प्रोजेक्ट हैव ARR हायर देन द मिनिमम रेट एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट विल बी कंसिडर एंड दोज बिलो द प्री डिटरमाइंड रेट आर रिजेक्टेड। तो
अब इसमें क्या है, एआरआर जो है उसके बेसिस पे काम करता है कि एक प्री डिटरमाइंड मैनेजमेंट ने एक फिक्स कर रखा है कि इतना रेट ऑफ रिटर्न जो है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें मिलना चाहिए, उतना पैसा जो है आना चाहिए। उतना अगर एआरआर उससे अगर कम होगा तो हम प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे या उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उससे बेहतर अगर एआरआर आएगा कैलकुलेशन करके तो हम उसमें काम करेंगे। तो इस तरह से इसमें प्रोजेक्ट जो है सेलेक्ट या रिजेक्ट किए जाते हैं। This method takes into account the entire economic life of the project, providing a better means of comparison. It also ensures compensation of expected profitability of the project through the concept of net earning. अब इसमें क्या है, पूरी जितनी इकोनॉमिक लाइफ है उस प्रोजेक्ट की उसको कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इसमें बेटर कंपैरिजन हो सकता है और कंपनसेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट अर्निंग। तो नेट अर्निंग के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन हो जाती है जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है। हाउएवर दिस मेथड ऑल्सो इग्नोर्स time value of money and doesn't consider the length of life of the project. Also, it is not consistent with the firm's objective of maximizing the मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसमें भी साथियों वही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये भी कंसिडर नहीं करता है, और इसीलिए जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट है उसको कंसिडर, या फिर उस समय में कितनी वैल्यू उस मनी की हो जाएगी, तो उन सब चीज़ों को वो कंसिडर नहीं करता है। ऑल्सो इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द फर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो साथ ही ये फर्म के ऑब्जेक्टिव जो हैं अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के, उसमें भी उसके साथ भी कंसिस्टेंट नहीं है। अब ए आर आर इजकल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ए आर आर की कैलकुलेशन जो होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह से की जाती है। ये उसका फॉर्मूला है। अब कैपिटल बजटिंग साथियों उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक बार नट शेल में हम देख लेते हैं। चारों तरीके हमने कैपिटल बजटिंग के देखे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखी। तो कैपिटल बजटिंग इज एन एसेंशियल टूल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग प्रोवाइड अ वाइड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर to evaluate different project in terms of their viability to be taken up by for the investment। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेंशियल टूल है, और इसके बेसिस पे जो मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि किसी प्रोजेक्ट को उन्हें टेकअप करना है या नहीं, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी उसकी क्या है। इट हेल्प्स इन एक्सपोजिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो कितना रिस्क है, अनसर्टेनिटी कितनी है किसी प्रोजेक्ट में, उसको देखते हैं। इट हेल्प्स इन कीपिंग अ चेक ऑन ओवर और अंडर इन्वेस्टमेंट। तो ओवर इन्वेस्टमेंट या अंडर इन्वेस्टमेंट ना हो किसी प्रोजेक्ट में, उसका चेक भी ये प्रोवाइड करता है। द मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स। तो मैनेजमेंट जो है ये इफेक्टिव टूल मैनेजमेंट को दिया हुआ है जिससे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट का जो है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टीमेटली द फैक्ट ऑफ फेट ऑफ द बिजनेस इज डिसाइडेड ऑन हाउ ऑप्टिमली द अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूज्ड। और क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो फेट है, उसका फ्यूचर है, वो इसी चीज़ पर निर्भर करता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कितना अच्छी तरह से, कितना जुडिशियली, कितने अच्छी तरह से, बेहतर तरह से उनको यूटिलाइज़ किया गया है। तो ये साथियों कैपिटल बजटिंग का सिग्निफिकेंस है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चारों मेथड हो गए। पहले तो कैपिटल बजटिंग की सिग्निफिकेंस की, कैपिटल बजटिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही चारों मेथड हो गए हमारे कैपिटल बजटिंग के, जिसमें दो दो ऐसे हैं जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेते हैं, दो ऐसे हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लेते हैं, यानी कि पे बैक और ARR मेथड। और जहाँ पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हैं NPV मेथड, IRR मेथड। तो ये हैं। न्यूमेरिकल आ जाते हैं साथियों जिसमें कि NPV की कैलकुलेशन करने को कह देते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अगर वीडियो एक बार में क्लियर ना हो, एक बार दो बार आप देखें और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा साथियों, और शेयर करें इस वीडियो को हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक GIB के वीडियोज़ पहुँच सकें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।